नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हम कारक प्रकरण को पढ़ चुके हैं। आज से हम एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। यह विषय ना केवल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अपितु जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हर एक एग्जाम में आपको हिंदी से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आते हैं और हिंदी में भी संधि से लगभग 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में रहते ही है। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, परंतु सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम इसको केवल परीक्षा की दृष्टि से ही देखने वाले हैं और ना केवल परीक्षा की दृष्टि से अपितु आप दैनिक व्यवहार में अथवा कहीं भी संस्कृत और हिंदी को पढ़ेंगे, वहां आप संधि और संधि करने में और संधि विच्छेद करने में, पदों का संधि विच्छेद करने में बिल्कुल निपुण हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से हम इस पूरे प्रकरण को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संधि क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, साधारण भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। परंतु इसकी परिभाषा क्या है, तो कहते हैं कि दो वर्णों के निकट आ जाने पर उसमें जब कोई विकार आ जाता है उस विकार को संधि कहते हैं। जैसे हम दो वर्ण ले लेते हैं, पहला वर्ण है हमारा विद्या और दूसरा वर्ण है आलय। पहला वर्ण है आ, दूसरा वर्ण है आ। यहाँ पे दो शब्द है परंतु इसमें वर्णों में मध्य संधि होगी, तो पहला वर्ण है आ, दूसरा वर्ण है आ। इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी और विकार हो जाएगा, तो इन दोनों के स्थान पर आ ही आदेश हो जाएगा, रूप बनेगा हमारा विद्यालय। इस प्रकार जब दो वर्णों के मध्य में कोई भी विकार आता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईशः, क को गौ हो जाता है, फिर क्या बन जाता है वागीशः, उसी का नाम संधि है। हमने एक संज्ञा सूत्र में सूत्र पढ़ा था कि संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा था, परः सन्निकर्षः संहिता। क्या सूत्र था, परः सन्निकर्षः संहिता। ये सूत्र हमें बताता है कि संहिता अर्थात संधि किसे कहते हैं। तो ये क्या था, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो वर्णों के व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। संहिता किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। जैसे दो वर्ण है, उनमें अगर बीच में कोई व्यवधान नहीं है और वो उनके मध्य बिना किसी व्यवधान के समीपता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हमारे दो वर्ण हो गए, एक वर्ण है आ और दूसरा वर्ण है आ, इनके मध्य कोई भी व्यवधान नहीं है, इनके मध्य और दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगी, इनकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। संहिता संज्ञा होने का परिणाम क्या होगा, इनके मध्य संधि हो जाएगी। परंतु अगर हम इसको व्यवधान डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विद्या और मैं यहाँ पे लिख दूं आलय, यहाँ पे लिख दूं मैं आलय, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि इनके मध्य व्यवधान आ गया, इनमें इनके मध्य समीपता नहीं रह गई, इनके मध्य क्या हो गया, बहुत ज्यादा दूरी हो गई। और फिर मैं यहाँ ऐसा ही कर दूं कि यहाँ पे लिख दूं मैं आपका लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं विद्या और बीच में लिख दूं का, आगे लिख दूं आलय। तो यहाँ पे जो हमारा आ गया कि विद्या में जो आवरण है और दूसरा जो आवरण है, इसके बीच क्या आ गया, व्यवधान आ गया। क्या व्यवधान आ गया, वर्ण का व्यवधान आ गया है। ना तो वर्ण का व्यवधान होना चाहिए, न ही इसमें स्थान का व्यवधान होना चाहिए, अर्थात ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए। यदि आप शब्द बोल रहे हैं तो बोलते हुए भी ऐसा नहीं है कि विद्या आपने अभी उच्चारण किया और आलय आप 1 घंटे पश्चात कहिए, तो उसमें संधि आपकी नहीं हो सकती। इनके मध्य किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी इनकी संधि आपस में हो जाएगी। अब संधि के भेदों की बात करें तो संधि के 3 प्रकार है। संधि के कितने भेद है, तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद है। वो 3 भेद कौन कौन से है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब बात की जाए, हमने यदि आपने हिंदी की वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो मेरा आपसे आग्रह है, चैनल में आपको पहली ही वीडियो हिंदी वर्णमाला की मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं है कि स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, विसर्ग क्या है, और यदि आप स्वरों में भी उसके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर इनको अच्छे से जान लोगे तो संधि पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल पर आप हिंदी वर्णमाला की वीडियो संधि पढ़ने से पहले अवश्य देखें। पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर अर्थात स्वयं राजन्ते इति स्वरः, वो हमने स्वरों की परिभाषा पढ़ी थी, पूर्व में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो स्वरों के मध्य में संधि होती है, अर्थात यहाँ 2 स्वरों की बात आएगी। पूर्व पद उसका स्वर रहेगा, पूर्व में भी स्वर रहेगा, उत्तर में भी स्वर रहेगा। वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपकी जो संधि है
उस संधि को स्वर संधि कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की, जहां पे जो है वो व्यंजन के मध्य में संधि होगी अथवा व्यंजन में विकार आएगा। जो विकार आएगा वो किस में आएगा? व्यंजन में आएगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं अथवा व्यंजनों के मध्य होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व में आपका कोई व्यंजन रहे, उत्तर में कोई स्वर रहे, फिर भी ये संधि हो सकती है। परंतु अक्सर ये कैसा होता है कि दो व्यंजनों के मध्य ही ये संधि होती है, इसलिए यहाँ पे स्वरों की कोई बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे व्यंजन व्यंजन अर्थात हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ते हुए अथवा संस्कृत वर्णमाला पढ़ते हुए दोनों जगह बात की थी कि व्यंजन कैसे होते हैं। तो व्यंजन का मूल रूप जो है अर्थात स्वरों से रहित जो रूप है, उस मूल व्यंजन के मध्य जो संधि होगी उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये है आपका क, ये कैसा है? ये मूल व्यंजन है। आप लेखन की दृष्टि से इसे इस प्रकार देखते हैं और उच्चारण भी इसका स्वरों सहित ही करते हैं, परंतु मूल रूप से व्यंजन क्या है? इस प्रकार से है। ये ऐसे क्यों है? ये हमने हिंदी वर्णमाला में जान लिया है। तो व्यंजन संधि कहाँ होगी? मूल व्यंजन के मध्य में, व्यंजन के जो मध्य में होगी उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि की बात की जाए तो विसर्ग संधि कहाँ होगी? विसर्ग संधि ये जो आपका अयोग वहा जो विसर्ग पढ़ी थी आपने, कभी कभी विसर्ग को ऊ तो कभी कभी र, कभी सौ, कभी शौ, इस प्रकार के आदेश हो जाएंगे, तो वो सब चर्चा कहाँ होगी? विसर्ग संधि में होगी। अर्थात विसर्ग संबंधी जो संधि होगी उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमने एक सामान्य रूप से संधि का परिचय जाना कि संधि किसे कहते हैं, और महर्षि पाणिनि मुनि ने संधि के विषय में क्या सूत्र दिया है? तो परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात जहां वर्णों के व्यवधान रहित सामीप्य होता है वहां संहिता होती है, और जब संहिता संज्ञा होती है उसी के पश्चात वहां पे संधि आदि कार्य किए जाते हैं। तो फिर अब देख लेते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि आप जान लेंगे तो स्वर संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वर संधि का हम दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा, वैसे तो सभी संधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु स्वर संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये परीक्षा की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वर संधि से ही बहुत ज्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्वर संधि एक बार समझ लेंगे, बिल्कुल हम बहुत ही सरलता से समझेंगे इसको, आप समझ लेंगे तो बाकी संधियां भी आपके लिए आसान हो जाएगी। बिना किसी देरी के संधि में स्वर संधि को सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि के विषय में, क्योंकि दीर्घ संधि एक छात्रों के लिए पढ़ना सरल रहता है। तो सरल से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम जब दीर्घ संधि की बात करेंगे तो दीर्घ संधि क्या है, सबसे पहले हम सूत्र को समझेंगे। नियम क्या है? नियम क्या है? तो नियम दिया गया है, जो सूत्र दिया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा, वो सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घः। क्या सूत्र है? अकः स्वर्णे दीर्घः। ये सूत्र आपने ध्यान रखना है और बिल्कुल इसको आसानी से आपने समझना है, बहुत ही आसान है। क्या है? अकः स्वर्णे दीर्घः, ये सूत्र आपने याद करना है। सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घः। अब ये अक क्या है? यदि तो आपने ये वीडियो व्याकरण की आपने शुरू पहले भाग से देखी है तो आप जानते हैं कि अक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये भी हमने पहले बात कर ली है, परंतु यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है, हिंदी के हैं, तो अक जान लीजिए। अक किसे कहते हैं? तो अ, ई, उ और री। अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ और री। ये जो चार वर्ण है इन्हें अक कहते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। स्वर्णे दीर्घः, जब इनके समान आगे कोई स्वर्ण आएगा, अक का ही कोई स्वर्ण आएगा, स्वर्ण संज्ञा भी हमने पहले पढ़ी है, तो आपको पता होगा अ का स्वर्ण अ ही है, ई का ई है, और उ का उ और री का री। तो फिर क्या नियम बन गया? अगर इनके समान इनका ही कोई स्वर्ण आगे आ जाएगा तो उसके स्थान पर आप दीर्घ आदेश कर दीजिए। हमने स्वर तीन प्रकार के पढ़े थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हमने देखा था कि ये अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर है। इनका दीर्घ रूप क्या होता है? तो आ, ई, उ और री, ये इनका दीर्घ रूप है। तो अगर आपको इनका कोई स्वर्णिम आगे दिखाई देगा तो उन दोनों के स्थान पर आपने क्या कर देना है? उसका दीर्घ आदेश कर देना है। किसके स्थान पर? दोनों को इकट्ठा मिला के दोनों के स्थान पर आप एक ही आदेश कर देंगे। वो क्या आदेश करेंगे? तो वो आप आदेश करेंगे उसका दीर्घ रूप। जैसे पूर्व में अगर और रहता है, उत्तर में और रहता है, तो उसके स्थान पर आप आ आदेश कर दीजिए। अब ये पूर्व और उत्तर क्या है? तो आप देख लीजिए, संधि जहां भी होगी उसमें दो पद रहेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। एक पहला वर्ण और दूसरा, एक पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला शब्द दूसरा शब्द। जैसे आप देख लीजिए विद्या धन आलय यहाँ पे है, तो पूर्व पद क्या है? यहाँ पे पूर्व पद है विद्या और उत्तर पद क्या है? आलय। तो ये बात आपने
हमेशा याद रखनी है, ध्यान रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या रहते हैं। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ क्यों है, ये हमने देखा कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बिना अधूरे होते हैं। यदि हम द्यो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो द्यो इस प्रकार लिखते, बल्कि इस प्रकार दो और यो, ये इसको मिला के द्यो बनता है। तो द्यो यहाँ पे कब पूरा होगा, क्योंकि स्वर इसके साथ जुड़ा है। कौन सा स्वर है, आ स्वर जुड़ा है। ये आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है तो तभी आपको ये समझ आएगा। इसलिए मेरा आग्रह फिर से आपसे है कि पहले हिंदी वर्णमाला अवश्य देखिए। फिर उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, तो उत्तर पद का पहला वर्ण है आ। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है, इन दोनों के मध्य संधि होगी। क्यों, क्योंकि नियम क्या था कि वर्णों के व्यवधान रहित सामीप्यों को संहिता कहते हैं, तो वही संधि होती है। इनके मध्य कोई व्यवधान नहीं रहता, इसीलिए इनके मध्य में संधि होती है। अब देख लेते हैं क्या नियम बोलता है कि अगर पूर्व में आपका अक हो और उत्तर में भी उसके ही समान अक हो, अर्थात अ के बाद अ आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, उ के बाद उ आ जाए और री के बाद री आ जाए, तो उनके स्थान पर दीर्घ आदेश कर देना है। अब इस सूत्र से केवल आपने अ और ई इन दीर्घ ह्रस्व रूपों का ही बोध नहीं करना है, अपितु ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का आपने ग्रहण करना है। जैसे कि आप नियम में देख सकते हैं कि अ और अ अर्थात आपका ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो पूर्व में, और उत्तर में भी आपका ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, दोनों दीर्घ हो अथवा दोनों ह्रस्व हो, एक दीर्घ हो एक ह्रस्व हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में उनके स्थान पर आ ही आदेश होता है। दीर्घ आ ही आदेश, दीर्घ और अथवा आ ही आदेश होता है उसका दीर्घ रूप, क्योंकि अकह स्वरने दीर्घ हो, दीर्घ ही आदेश होगा। फिर ई भी वैसे ही कि ई ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो पूर्व में, और उत्तर में भी ह्रस्व दीर्घ किसी भी प्रकार की हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ही ई आपको आदेश करनी है। ऊ में भी पूर्व में ऊ किसी भी प्रकार का हो, ह्रस्व दीर्घ उत्तर में भी तो ऊ ही आदेश होगा। री की भी यही स्थिति है। री आपको देखिएगी कि जो ह्रस्व री होती है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है और दीर्घ री को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो पूर्व में ह्रस्व दीर्घ और उत्तर में भी ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो उसके स्थान पर दीर्घ री ही आदेश की जाती है। ये नियम आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है, जैसे हमने पढ़ा कि अकह स्वरने दीर्घ अक अर्थात जो अ ई उ री, इसके स्वर्ण इसके समान कोई दूसरा वर्ण वहां पे आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक तो विद्यालय ही है, परंतु हम एक अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं। हेमधन आलय, क्या हमारे पास पद है हेमधन आलय, हिमालय, किस प्रकार इसकी संधि होगी, एक उदाहरण हम बहुत ही अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। अब हिमालय में देख लेते हैं। तो हिमधन आलय पूर्व पद क्या है, हिम है। हिम कैसे बना, बिल्कुल इसको एक एक शब्द तोड़ के लिख लेते हैं। तो पहला है आपका, पहला व्यंजन है आपका ह, और दूसरा है आपका इसको बिल्कुल ही इसको हम एक एक वर्ण का विश्लेषण करते हैं। तो दूसरा वर्ण है आपका ई, इस प्रकार ह्रस्व ई, फिर है आपका म, फिर आता है स्वर आपका अ, म में अ जुड़ा है। फिर अगला जो उत्तर पद है, उत्तर पद का देख लेते हैं। पूर्व में है आ, फिर है आपका ल, फिर है आपका अ, और फिर है आपका य, और फिर है आपका और साथ में है विसर्ग, तो बन गया हिमालय। इस प्रकार से आपका हिमालय जो है वो पद बनता है। फिर देख लीजिए नियम ने क्या बताया था कि अगर आपका अक जो है वो स्वर्ण है, एक दूसरे के समान है, अगर पूर्व में भी अक है और उसके उत्तर में भी अक है, दोनों कैसे है, स्वर्ण है, तो उनके स्थान पर दीर्घ आदेश कर दीजिए। अब क्या स्थिति बन रही है, पूर्व पद है हमारा हिम, पूर्व पद है हमारा हिम, तो हिम में जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है अ, और उसके अगला वर्ण है आ, दोनों कैसे है, स्वर्ण है। नियम में हमने क्या पढ़ा था, ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, उत्तर में भी ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, दोनों के स्थान पर आ ही आदेश किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूर्व में अ है और उत्तर में आ है, दोनों कैसे है, स्वर्ण है, दोनों कैसे है, स्वर्ण है। नियम के अनुसार दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी हमारे पास, दोनों के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार एक फिर से हम इसको देख लेते हैं, ह ई न, और यहाँ पे दोनों के स्थान पर आदेश हो गया हमारे पास आ, और फिर आगे बच गया हमारे पास ल, धन अ, य तथा विसर्ग। अब इनको हम इकट्ठा जोड़ देंगे तो ह में ई जुड़ जाएगी, इस प्रकार ही, फिर म में आ जुड़ गया तो माँ, ल में अ जुड़ गया तो ल, य में अ जुड़ गया तो इस प्रकार, और साथ में विसर्ग है तो हिमालय। हमारा ये शब्द रूप क्या बन गया,
हिमालय। हाँ, तो इसकी संधि कैसे हुई, किस प्रकार हुई, सूत्र ने क्या कहा, ये आप बहुत ही गहराई से समझ गए हैं। क्योंकि अगर आप एक दो रूप इस प्रकार समझ लेंगे तो आपको आगे के सूत्रों को समझने में बहुत ही आसानी होगी और आगे के जितने भी हम इसके उदाहरण देखेंगे बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। क्यों हमने ऐसा हिमालयस का क्यों इसका ऐसा रूप बना, क्योंकि सूत्र ने क्या कहा था कि अगर आपको दो स्वर्ण मिल जाए, दो अक, उसमें क्या स्थिति है कि स्वर्ण भी कोई नहीं, कि अगर आपको कहीं ऐसे कि आपने देख लिया कि ए दो स्वर्ण मिल जाए, उनके स्थान पर नहीं, आपको अक ही होना चाहिए, अ ई उ और री, इनमें से ही कोई होना चाहिए उसके, और साथ में उत्तर में भी आपका उसका ही स्वर्णिम हो। अ के बगल, अ के उत्तर में भी आपका अ अथवा आ हो, तो उसके स्थान पर क्या होना हो जाता है, उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। तो उसके स्थान पर हमने इस अ के और इस एक स्थान पर हमने आ आदेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक अ है, अब देखिए एक फिर से इसका विश्लेषण कर ले थोड़ा, कि यहाँ पे पूर्व में अ है और उत्तर में यहाँ भी अ है, तो ये भी अ है, ये भी अ है, तो दोनों क्या है, स्वर्णिम है, अथवा ये भी अ है, यहाँ पे ये अ है, यहाँ पे भी अ है, यहाँ अ है, यहाँ भी अ है, तीन अ, इनके मध्य संधि क्यों नहीं हुई, ये भी एक आपके प्रश्न बनता है कि अ और अ ये भी तो स्वर्ण है, अ कह स्वर्ण दीर्घ, इस प्रकार जब सूत्र कहा था तो इसके स्थान पर संधि कर दीजिए, परंतु नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वर्ण पढ़ा था कि परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम अतिशयित्व सन्निधि संहिता संज्ञस्यात्, वर्ण के बीच किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी वहां पे संधि होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अ और अ के मध्य किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, परंतु हम इस अ और इस अ की बात करेंगे तो बीच में किस वर्ण का व्यवधान है, दो वर्णों का, आ और ल, इन दो वर्णों का आपको व्यवधान मिलेगा, इसलिए संधि के सिर्फ कहाँ हुई है, अ और आ के मध्यों में। तो क्या बना हमारे पास रूप था हिमालय, फिर हिम धन आलय। हिम, अगर मो, आपको मो में अ क्यों है, ऐसे तो आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, परंतु मैं बता दूं आपको, अगर व्यंजन अगर आप लिखेंगे तो व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, व्यंजन के साथ अगर उसको स्वरों से रहित लिखा जाएगा तो इस प्रकार, यहाँ पे हलंत नहीं है, तो आपने क्या जाना कि मो में अ है, अ और आ के स्थान पर आपका आदेश हो गया, तो क्या बन गया, हिमालय। यही रूप आपको अगर पदच्छेद करने के लिए आता है तो यहाँ पे क्या देख लेंगे आप, हिमधन आलय, यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे आ है, मो में क्या है, आ है, तो आपका आप पदच्छेद करेंगे, आ का पदच्छेद कैसे करेंगे, आ कैसे कैसे बनता है आपको पता है कि अ अथवा अ के संयोग से अथवा आ के संयोग से ही आ बनता है, तो कैसे बनेंगे, हिमधन अलेय, इस प्रकार, अथवा हिमाधन अलेय, ये तो कोई शब्द नहीं बनता, परंतु अगर हिमधन आलय इस प्रकार का आप पदच्छेद इसका करेंगे तो आपको भी प्रतीति हो जाएगी, आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये हमारा सही संधि विच्छेद हुआ है। आप इस प्रकार इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, और आपको संधि पद करने को आए तो संधि पद भी इसकी संधि भी कर सकते हैं। देख लीजिए, हमने पढ़ा था हिमालय और यहाँ पे आ था, तो आपने क्या जाना कि यहाँ पे आ है, तो आ किस प्रकार बनता है, अ अथवा अ के संयोग से, अथवा अ अथवा आ के संयोग से, अथवा आ के संयोग से। तो हम जब इसका विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सही पद हमारे बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं हिम और आलय, इस प्रकार हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ये उदाहरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके ही कुछ एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है कि विद्याधन आलय, तो विद्यालय कैसे बना, हम सभी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यालयों में पढ़े हैं, तो विद्या धन, इस प्रकार आलय, हमने क्या देखा कि पूर्व पद का जो अंतिम स्वर है वो क्या है, आ स्वर है, पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है, आ स्वर है, विद्या द्य में क्या है, आ जुड़ा है, और उत्तर पद का पूर्व जो वर्ण है, उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है, आ है। दोनों आ के स्थान पर नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि दोनों के स्थान पर आदेश हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर जब हम एक ही आदेश कर दिया तो बन गया आपका विद्यालय। ये उदाहरण आप अच्छे से समझ गए, और इस सूत्र के ई उ और री के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमने चार वर्ण देखे थे, अ ई उ और री, उसमें से अ वर्ण के हमने उदाहरण अभी देख लिए हैं। अब आगे के वर्णों के उदाहरण भी देखते हैं। पहला वर्ण है हमारा अ, उसका ही एक और उदाहरण समझ लीजिए, हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। जैसे पुस्तकालय अर्थात आपकी लाइब्रेरी, तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक का जो आलय है, घर है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो
पुस्तक, पुस्तक में अंतिम पद क्या है? अ है, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? आ है, तो अ और आ के मध्य आ हो के हमारा बन गया पुस्तकालय। ये हमने देखा है। पुस्तकालय किस प्रकार बना? तो पूर्व पद में अ और उत्तर पद में अ और आ को मिलाकर आ आदेश हो गया, अकह स्वर्ण दीर्घ, इस सूत्र से, क्योंकि हमने यहाँ देखा है सूत्र का नियम। अब बात करते हैं अन्य उदाहरण की, ई वर्ण के कुछ उदाहरण, जैसे हरि धन ईशः। हरि हो गया वो पहला पद और दूसरा है ईशः, स्वामी, हरि का स्वामी। हरि धन ईशः अथवा हरि है स्वामी, जिसके इस प्रकार भी हरीशः शब्द बन सकता है। तो हरि ईशः कैसा बना? यहाँ हम देख सकते हैं पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है? ई है। क्या है? ह्रस्व ई है, और पूर्व पद का दीर्घ ई है, और ई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर हमने क्या नियम देखा है? तो इसके स्थान पर दीर्घ ई ही आदेश होता है। वो ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई कोई भी पूर्व में हो और उत्तर में भी ह्रस्व अथवा दीर्घ किसी भी प्रकार का ई हो, तो उनके स्थान पर दीर्घ ई ही आदेश हो जाता है। हरि ईशः, इसका एक एक वर्ण का विच्छेद करेंगे तो ह र, इसमें ह्रस्व ई, फिर दीर्घ ई, फिर श और फिर अ और विसर्ग। तो उसमें जब हम इन दोनों को ई को इनके स्थान पर हमने दीर्घ ई आदेश कर दिया, तो क्या स्थिति बन गई? ह र दीर्घ ई श और अ। जब इनका संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? हरीशः। क्या पद बन जाएगा? हरीशः। उसी प्रकार उ वर्ण का हम उदाहरण देख सकते हैं, गुरु धन उदयः। गुरु में जो र है, जब आप र के साथ उ को जोड़ेंगे, तो जब आप दीर्घ उ जोड़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और जब आप ह्रस्व उ जोड़ेंगे तो इस प्रकार, और दीर्घ उ को इस प्रकार लिखा जाता है, इसको गोल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये ह्रस्व और दीर्घ का भेद है। ये ह्रस्व है और ये दीर्घ उ है। तो यहाँ पे गुरु में जो उ है ये ह्रस्व है, और उदय में भी जो उ है वो ह्रस्व है। इसका वर्ण विच्छेद लिख लेते हैं, ग उ र उ, फिर उ द अ और य, और उसमें अ जुड़ गया और विसर्ग, तो गुरुदयः। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद है। यहाँ पे हमने दो उ देखे, उ और उ। नियम के अनुसार उ और उ इन दोनों के स्थान पर हम दीर्घ आदेश कर देंगे। तो दीर्घ आदेश जब करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? ग उ र दीर्घ उ और द य द अ य और अ, इस प्रकार से। तो संयोग करने पर गुरुदयः, इस प्रकार दीर्घ उ गुरुदयः। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी उ है और यहाँ भी उ है, अथवा यहाँ उ और इस उ का संयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे र वर्ण का व्यवधान था, इसलिए यहाँ पे इनको मध्य संधि नहीं हुई। ये हमने पहले पढ़ लिया है। फिर और एक उदाहरण देख लेते हैं, मधुधन उदकम। मधुधन उदकम, तो मधु में जो उ है ह्रस्व उ, और उदक का ह्रस्व उ, दोनों के स्थान पर दीर्घ उ, तो मधुदकम क्या रूप बनता है? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा देख लीजिए, मधुदकम इस प्रकार का रूप बनता है। रि वर्ण के उदाहरण वैसे तो कम ही मिलते हैं, परंतु फिर भी एक दो उदाहरण इसका देख लीजिए। पितृधन ऋणम, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा ये विद्यार्थियों को इसमें कठिनाई आती है कि पितृधन ऋणम, परंतु आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? देख लीजिए, पितृ शब्द कैसे बनता है? अ, उसमें ई, तो फिर री, पितृ, इस प्रकार री को चिन्हित किया जाता है। फिर ह्रस्व री फिर से, और ण और म, इस प्रकार पितृधन ऋणम, इसका वर्ण विच्छेद है। हमने नियम क्या पढ़ा था? री और री के स्थान पर भी दीर्घ री आदेश होता है। अब री और री इसके स्थान पर दीर्घ री जब आदेश हो गया, तो दीर्घ री को इस प्रकार फिर चिन्हित आप करेंगे। क्या बन गया? पितृणम। क्या बन गया? पितृणम। इस प्रकार पितागारेण, इस प्रकार आपके लिए होमवर्क है, अथवा आप कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि होत्रिकारः, इसका संधि पद क्या होगा? धर्मार्थः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्यारी, इसका संधि विच्छेद, परीक्षा, इसका संधि विच्छेद, और लघुत्तरः, इन वर्णों का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि के आपको जहां भी उदाहरण देखे उसका संधि विच्छेद, अथवा संधि विच्छेद क्या है तो उसका संधि करने का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अनाभ्यासे विषम विद्या। आप अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या आपको कभी नहीं आएगी। आप ऐसे अनेक सारे उदाहरण, यहाँ तो हम कुछ ही उदाहरणों को देख सकते हैं, परंतु आप असंख्य उदाहरण रोज इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। किसी भी ग्रंथ को खोल के देख लीजिए, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, वहां पे आपको अनेक सारे संधि पद मिल जाएंगे। एक पद्य अथवा एक कोई भी गद्य, आप जैसे ही पुस्तक खोलेंगे, संधि के आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। आप देखिए, उस पुस्तक से आप लगभग कम से कम 10 उदाहरण, 10 अ वर्ण के, 10 ई वर्ण के, 10 उ वर्ण के, रि वर्ण के आपको कम मिलेंगे, परंतु इन वर्ण के बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो इनके आप 10 नहीं तो कम से कम 5 वर्णों का अभ्यास खुद से करेंगे, तब आपको संधि बिल्कुल समझ आएगी। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसमें आपको
कोई रट्टा नहीं मारना है। ये आपको एक बार समझ आ गया तो आपके सामने एक ऐसा पुस्तकालय दे दे या किसी भी प्रकार का शब्द दे दे, धर्मार्थ दे दे, धर्मार्थ दे दे, सुखार्थ दे दे, किसी भी प्रकार का शब्द दे दे, आप उसको आसानी से कर पाओगे। इसीलिए ये बहुत ही आसानी से आपको समझना है और बहुत ही बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आपको ये पूरा विषय समझ आ गया होगा। ऐसे ही विषय को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तथा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।